हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है और आज इंडिपेंडेंस डे है। लेट्स आस्क द क्वेश्चन कि इंडिपेंडेंस क्या होता है। अब जापान के बारे में सोचिए, क्या जापान एक स्वतंत्र देश है? आप कहेंगे कि है, मैं कहूंगा कि नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, थोड़ा अनपैक करते हैं। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो उसकी समाप्ति से पहले अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटम बॉम्ब टेस्ट किए, हिरोशिमा और नागासाकी। उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। फिर 1945 में अमेरिका ने जापान का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1945 में फोर्स में आया। आज तक वही कॉन्स्टिट्यूशन जापान में लागू है। उन्होंने एक शब्द नहीं चेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशन का। और जापान में अगर आप देखेंगे तो यूएस के 130 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस आज भी स्थापित है जापानीज धरती के ऊपर। तो इससे क्या आप इंडिपेंडेंस कहेंगे? हाँ, जापान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है और जापान टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस्ड नेशन है। शायद दुनिया का सबसे एडवांस नेशन है टेक्नोलॉजिकली। इंडिविजुअली हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई इंडिपेंडेंट है, लेकिन नेशन गुलाम है। तो इंडिपेंडेंस एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आप स्वयं एज एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन आप गुलाम नेशन में रह सकते हैं। अब हम पूछते हैं कि क्या भारत एक स्वतंत्र देश है? आप क्या कहेंगे? लेट्स गो बैक टू सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे भारत के लिए? क्या वो ये वाली आजादी चाहते थे जो 1947 में हमें मिली? वो चाहते थे संपूर्ण स्वराज्य, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब स्वराज्य के अलग अलग मॉडल्स है। एक मॉडल है ऑस्ट्रेलिया वाला, डोमिनियन स्टेटस। एक मॉडल है कनाडा वाला, वो भी डोमिनियन स्टेटस है। उनका आज भी मोनार्क ब्रिटिश क्वीन है। दूसरा मॉडल है यूनाइटेड स्टेट्स का मॉडल, कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम एसोसिएशन विद द यूके, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अमेरिका ने एक रिवोल्यूशनरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फाइट किया 1775 ऑनवर्ड्स। उन्होंने ब्रिटेन को पराजित किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस और अलग अलग लोग थे ब्रिटेन के, उन्हें पराजित किया और फिर उन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, अपने स्वयं के लॉज लिखे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस उन्होंने प्राप्त किया। यही चीज सुभाष चंद्र बोस चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापन किया था। अनफॉर्चुनेटली अगर आज सुभाष जी जीवित होते और उनको आप पूछते कि डिड यू सक्सीड और डिड यू फेल, वो आपको यही कहते कि मैं फेल हुआ, मैं इसमें सक्सीड नहीं हुआ जो मैं चाहता था। और फिर हुआ क्या? हुआ ये कि भारत को डोमिनियन स्टेटस मिला 15 अगस्त 1947 को। भारत को उस दिन इंडिपेंडेंस नहीं मिला। आप देख लीजिए हिस्ट्री। और भारत का उस समय क्या हुआ कि वाइसरॉय माउंटबेटन बना। वाइसरॉय मतलब क्राउन का एजेंट, एन एक्चुअल रूलर ऑफ द कंट्री मोर और लेस। और भारत में फिर एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। ब्रिटिश लोगों ने अपने बनाए हुए एलीट ग्रुप को पावर ट्रांसफर किया और इसको कहा कि आपका ये इंडिपेंडेंस है। और उन्होंने फिर ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जो 1946 इलेक्शंस के अनुसार बनी थी, जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं थे क्योंकि वो फॉरेन ऑक्यूपेशन के अंडर किए गए थे। और कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कंस्टिट्यूशन लिखा। 1950 में शायद कंस्टिट्यूशन लागू हुआ, लेकिन भारत के लोगों को ऐसा पूछा नहीं गया कि आप इसको स्वीकार करते हैं या नहीं, ये कौन सी डेमोक्रेसी है, क्या आप इसे इंडिपेंडेंस कहेंगे? जापान की अगर हम बात करें तो वहां के जो बच्चे हैं उनको ये सिखाया जाता है कि उनका जो अभी ये सिचुएशन, जो परिस्थिति है उनकी, ये उचित है जापान के लिए। बचपन से यही सिखाते हैं और ये सब बच्चे सोचते हैं कि जापान एक बहुत ही प्रगतिशील देश है और इंडिपेंडेंट देश है, जबकि वो नहीं है। तो यही प्रश्न आपको भी पूछना चाहिए अपने आप से कि भारत क्या एक इंडिपेंडेंट देश है? आप आजू बाजू देखिए 1947 में क्या हुआ। एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, लेकिन सारे के सारे सिस्टम्स वही रहे। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम IAS वही रहा, एजुकेशन सिस्टम वही रहा, आज भी वही है। आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे, आपको MBA करवाएंगे, सारी एडवांस डिग्रीज देंगे, लेकिन सिस्टम पद्धति वही है 19th सेंचुरी वाली। उसी प्रकार से आपको सिखाते हैं, वही आपको रट्टा मारना पड़ता है। आप कुछ सीखते नहीं है, आप सिर्फ मेमोराइज करते हैं और फिर भूल जाते हैं। आप कोई नया स्किल नहीं सीखते हैं, एक ही स्किल सीखते हैं आप कि आप कैसे एग्जाम पास करें। और आपके हिस्ट्री में, इतिहास में कितना झूठ आपको सिखाया जाता है। अगर आपको मालूम पड़ जाए बचपन से कि आपके पिछले 1000 वर्ष के इतिहास में आपके पूर्वजों के साथ क्या हुआ, तो आप ये सिस्टम कभी चलने नहीं देंगे, आप सब बगावत कर देंगे। इसके लिए आपको एजुकेशन सिस्टम में झूठ पे झूठ पढ़ाया जाता है ताकि आप ऐसे बैठे रहें। एक और प्रॉब्लम है जो भारतीय लोगों में बहुत दिखने को मिलता है, वो है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हर कोई तो नहीं, लेकिन बहुत सारे भारतीय नागरिक ऐसा सोचते हैं कि वेस्टर्न नेशंस हमसे सुपीरियर है, वेस्ट के लोग हमसे सुपीरियर है। सब में ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखता है। इसका कारण क्या है? अगर आपके बैंक में $1 मिलियन रहेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज भारत एक थर्ड वर्ल्ड नेशन है।
पर कैपिटा जीडीपी बहुत ही कम है, $2000 पर ईयर से कम है। अगर आप यूएस को देखिए तो $50,000 से ऊपर होगा, जापान को देखें तो $40,000 के ऊपर होगा। ये सब बहुत ही हाई इनकम नेशंस है। हम अगर भारत में आजू बाजू चलेंगे तो आपको हर जगह पॉवर्टी दिखेगी, आपको हर जगह प्रॉब्लम्स दिखेंगे। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा और आप ऐसा सोचेंगे कि बाहर के लोग, दूसरे लोग, वेस्ट के लोग हमसे ज्यादा सुपीरियर है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। इंडिया हैज टू प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने की जरूरत है। द गवर्नमेंट नीड्स टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ऑब्वियसली, लेकिन इंडियाज इकोनॉमी इज ऑन द राइट ट्रैक और हमें सब मिलकर ये इंश्योर करना है कि भारत सबसे पहले $5 ट्रिलियन जीडीपी का मार्क क्रॉस करे, फिर 10 एंड देन फॉरवर्ड। हिस्टोरिकली भारत सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश हमेशा रहा है until the year 1700 के आसपास तक। इंडिया always accounted for the majority of the world's GDP, at least 1/3 of the entire world's GDP। तो हमें फिर से अपना ये historically rightful position वापस establish करना है। जब हम ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली inferiority complex चली जाएगी। आज देखिए स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है भारत का, इससे कॉन्फिडेंस आता है। एज अवर इकोनॉमी ग्रोज, कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। सो वी नीड टू ऑल वर्क टुगेदर एंड मेक द इकोनॉमी ग्रो। दूसरे देशों का अगर आप देखेंगे तो उनका बहुत सारा इन्फ्लुएंस है। जितना आपके पास पैसा है, जितना प्रॉस्पेरिटी है, उतना इन्फ्लुएंस बढ़ता है। सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, मूवीज वाला इन्फ्लुएंस, ऑल दैट स्टफ। हमारी बहुत सारी मूवीज इंडस्ट्रीज है जो आजकल धीरे धीरे इन्फ्लुएंशियल हो रही है। रिसेंटली 1-2 मूवीज यूएस में भी पॉपुलर हो गई है, लेकिन ओवरऑल हॉलीवुड इज द बिगेस्ट सुपर पावर, राइट? ये हॉलीवुड भी एक प्रोपेगेंडा मशीन है। वो उनके देश को, उनके कल्चर को हमेशा ऊंचा दिखाते हैं और बाकी सबको आफ्टर थॉट दिखाते हैं। ऑल दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस यंग इंप्रेशनेबल माइंड्स और इसके लिए थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। ये एक ट्रांजिशनरी फेज है, पासिंग फेज है। एज इंडिया ग्रोज ये कॉन्फिडेंस भी अपने आप आएगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। सो वी नीड टू इंश्योर कि हम सब साथ मिलकर ये करें। और भारत के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांटेज है। भारत का एवरेज एज बाकी देशों से बहुत कम है। इंडिया इज ए यंग नेशन। भारत दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, लेकिन एज ए नेशन बहुत ही यंग नेशन है। एवरेज एज बाकी देशों से बहुत कम है। चाइना का पॉपुलेशन ओल्ड हो रहा है, जापान का पॉपुलेशन ओल्ड हो रहा है, वेस्ट का बर्थ रेट्स फॉल हो रहा है और उनका भी पॉपुलेशन का एज बढ़ रहा है। भारत के पॉपुलेशन का एवरेज एज काफी कम है। इंडिया इज अ वेरी यूथफुल, वाइब्रेंट नेशन, बहुत एनर्जेटिक नेशन है। तो ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये हमारा डेमोग्राफिक एडवांटेज है। वी नीड टू ड्राइव इट होम एंड वर्क टुगेदर टू बिल्ड द इकोनॉमी। आप शेर को लीजिए, लायन। अगर आप लायन को एक बड़े जू में रखेंगे, पिंजरे में नहीं, बड़े जू के अंदर, और उसे 1000 एकड़ की जमीन देंगे लेकिन आजू बाजू पिंजरा है, उसको आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं और उसके बच्चों को भी आप अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। आप 1 जनरेशन 2 जनरेशन के बाद जो लायन जू में पैदा होता है उसे पता ही नहीं होता है कि स्वतंत्रता क्या चीज है, लेकिन वो गुलाम है। आप भी वही शेर हैं। आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र है, लेकिन आप नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम स्वतंत्र कब होंगे? एक्चुअली सबसे पहले जब हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा, करप्ट इंस्टीट्यूशंस, उसको हम ठीक करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाएंगे, एक भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हमारे ऊपर है, जो हमने रेटिफाई भी नहीं किया है। ये सब चीजें जब होगी तब भारत स्वतंत्र होगा। सबसे पहला काम है कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स रेज करने हैं। आज भारत के स्टैंडर्ड्स बहुत नीचे हैं। आपके पर्सनल स्टैंडर्ड्स आप ऊंचे कीजिए। स्टॉप वेस्टिंग टाइम, आप काम कीजिए, अपने आप को प्रॉस्परस कीजिए, देश को प्रॉस्परस कीजिए। जब भारत एक $10 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी बन जाएगा तब बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे। स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले ताकतवर होना पड़ता है। ये नाम का फ्रीडम नहीं है। जो सचमुच के ताकतवर देश होते हैं वही फ्री हो सकते हैं। और अगर आप देखेंगे, आप एंटरटेनमेंट सिस्टम को देख लीजिए। एंटरटेनमेंट कैसा है अपना? सब वेस्ट के गुलाम है। आज भी वेस्टर्न मूवीज को कॉपी कर रहे हैं, वही तो चल रहा है। कुछ नया ओरिजिनल नहीं प्रोड्यूस कर रहे। भारतीय हिस्ट्री में कितने सारे ऐसे हीरोज और हीरोइंस है जिनको कभी भी बड़े स्क्रीन के ऊपर लाते नहीं है ये लोग। गवर्नेंस को देख लीजिए, जो वेस्टमिंस्टर सिस्टम है हमारा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये कंप्लीट कॉपी है यूके के सिस्टम का। ये एक छोटे से आइलैंड में ये सिस्टम डेवलप हुआ 500, 600, 700 साल तक, और उसे हमने एग्जैक्टली कॉपी किया है इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट साइज्ड नेशन में। ये हमारे लिए उचित नहीं है। इतने बड़े देश के लिए एक दूसरा सिस्टम होना चाहिए विच इज मोर इफेक्टिव, जो कम वेस्टफुल हो। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि हम एक्चुअली स्वतंत्र नहीं है। वी कैन डू सो मच बेटर। तो प्लीज रेज योर स्टैंडर्ड्स एंड अंडरस्टैंड कि भाई एक्चुअल स्वतंत्रता क्या होती है, संपूर्ण स्वराज्य क्या होता है। अपने आप को पूछिए कि सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे और हमें क्या वो मिला है कि नहीं। तो ये बात है। स्वतंत्रता एक अलग चीज है, जो हमें दिखता है वो स्वतंत्रता एक्चुअली नहीं है। हम इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन नेशनल इंडिपेंडेंस एक बहुत ही अलग टॉपिक है। आपका अच्छा लाइफस्टाइल होगा, आप अच्छा जी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका देश एक्चुअली इंडिपेंडेंट है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, प्लीज थिंक अबाउट इट एंड लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन। रेज योर स्टैंडर्ड्स
and one day we will have संपूर्ण स्वराज्य. So to conclude, क्या हम सचमुच स्वतंत्र है? Not completely. लेकिन हम बिल्कुल स्वतंत्र हो सकते हैं. We are a very young, energetic and powerful nation. और अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे और अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं. लेट्स वर्क फॉर इट टुगेदर. जय हिंद. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. वीडियो ऑनर ने बातें तो बहुत अच्छी की, लेकिन इनमें से बहुत सी ऐसी बातें थी जिनका हकीकत के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था. उनकी बातों की हद तक वाकई बहुत मायने खेज थी, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम ज़मीन पे करते हैं, यानी कि ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है. मसलन अगर उन्होंने जिस तरह कहा कि नया आइन बनना चाहिए, एक ऐसी नेशन में, भारत में जो इतनी डाइवर्स नेशन है, जहाँ पर अक़लियतें अच्छी खासी तादाद में पाई जाती हैं और जहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो स्टेट पार्टीज़ हैं वो भी अच्छी खासी फेमस हैं, वहाँ पर एक नया आइन बनाना बहुत ही मुश्किल होगा. हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ पर एक वक्त में क्या पकेगा, इसको बात को भी तय करने के लिए चार लोगों के दरमियान, यानी घर के अफराद के दरमियान अच्छी खासी बहस होती है. तो असर नौ एक आइन तश्कील देना बहुत बड़ी बात होगी और शायद ये नामुमकिन भी. इसके साथ साथ वीडियो ऑनर असासे कमतरी की बात कर रहे थे और ये बात उनकी बिल्कुल हकीकत है कि जब हम अपने इर्द गिर्द एक पसमानदा माहौल देखेंगे, गुर्बत देखेंगे, बेरोज़गारी देखेंगे, नाइंसाफ़ी देखेंगे, करप्शन देखेंगे, तालीम की कमी देखेंगे और दूसरी तरफ वेस्ट में हमें यही चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देंगी. वहाँ पर बड़े बड़े हुक्मरान छोटी छोटी बातों के ऊपर मुस्ताफ़ी होते हुए दिखाई देंगे. अगर किसी पर करप्शन का इल्ज़ाम लग गया है तो अगले दिन वो इस्तीफ़ा दे देगा. इसी तरह वहाँ पर बड़े बड़े लोग अदालतों में पेश होंगे और अदालतें उन्हें सज़ाएँ भी देंगी और उन सज़ाओं पर अमल दरामद भी करवाया जाएगा. लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि बड़े लोगों को सज़ाएँ नहीं दी जा रही तो फिर यकीनी तौर पर एहसास कमतरी पैदा होगा. इसके साथ साथ अगर लाइफस्टाइल को देखा जाए, जब इंडिया वाले देखते होंगे कि वेस्ट में हर बंदे के पास एक अच्छा लिविंग स्टाइल है, गाड़ी है, घर है, सेहत की देखभाल के लिए अच्छे वसाइल हैं, तो फिर यकीनी तौर पर लोगों में एहसास कमतरी बढ़ता है. ये एक बहुत फितरती सी बात है, लेकिन इसको इतनी जल्दी ख़त्म कर पाना या इतनी तेज़ी के साथ ख़त्म कर पाना ये आसान नहीं होगा. जो जमहूरियत की शक्ल अब भारत या पाकिस्तान में दिखाई देती है, ये आज से तकरीबन 700-800 साल पहले बरतानिया में पैदा हुई थी. और जब 1947 में भारत या पाकिस्तान अलग अलग हुए थे और आज़ाद हुए थे ब्रिटिश से, तो एक वक्त में फ़ौरन आइन को हासिल कर लेना इतना आसान काम नहीं था. पाकिस्तान ने अपना पहला आइन 1956 में, यानी 9 सालों के बाद इम्प्लीमेंट किया था और शायद भारत को भी कई साल लगे होंगे अपना आइन बनाने में. तो ये एक बहुत बड़ा मरला होता है. इसमें पूरी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत होती है, पूरी कौम को एक साथ बैठने की ज़रूरत होती है और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि आप एक नए आइन पे काम करना शुरू कर दें. अब ब्रिटिश यहाँ से गए थे, वो यहाँ पर अदालती निज़ाम छोड़ के गए, यहाँ पर पुलिस का निज़ाम छोड़ के गए, ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम छोड़ के गए. वो 180 डिग्री उसी दिन तो नहीं चेंज हो जाना था, उसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना था, उसको टाइम लगना था. जब एक नई जनरेशन ने जवान होना था, जब उन्होंने दुनिया के साथ अपने मुल्क का कंपैरिजन करना था, तो ही उन्हें फ़र्क पता लगना था और वो फ़र्क अब वाज़े होता हुआ दिखाई भी दे रहा है. इंडिया का सियासी निज़ाम भी इंडिया की तरक्की को एक बड़ी ब्रेक लगा के रखता है. एक ये हकीकत है कि इंडिया में जमहूरियत इस कदर बेहतर है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और जीतने वाला जीत जाता है और हारने वाला जीतने वाले को मुबारक देता है. यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जो जीतते हैं वो बहुत ऐसे ज़राए इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो एक गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सियासत में आके लोगों की बेहतरी के लिए हकीकी मायनों में काम कर सकते हैं, उनकी जगह ही ख़त्म हो जाती है और इलेक्शन लड़ने के लिए आपको करोड़ों रुपए की ज़रूरत पेश आती है और ये करोड़ों रुपए आपको फराहम करते हैं मुल्क के करप्ट तरीन लोग. और जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आप इन करप्ट तरीन लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, इनको कमीशन देते हैं, इनको ठेके देते हैं, इनकी कंपनियों के बड़े बड़े कर्जे माफ़ कर देते हैं, इनको बड़ा बड़ा रिलीफ देते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट इलेक्शन में ये लोग आपको फिर से सपोर्ट करते हैं. यूँ एक ऐसा चैन चक्कर बन जाता है जिसमें एक मिडिल क्लास और पढ़े लिखे बंदे के लिए कोई भी जगह बाकी नहीं बचती. आज इंडिया की गुजरी हुई सबसे बड़ी सियासी जमात निकाल के देख लें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो आपको फैमिली लिमिटेड कंपनी मिलेगी. आज अगर आप बीजेपी भी उठा के देखते हैं तो बीजेपी में आपको 2-4 चेहरे ही बड़े मिलेंगे. मोदी जी नजर आएंगे, अमित शाह नजर आएंगे. हिंदुस्तान का तो पता नहीं, लेकिन आज भी पाकिस्तान में पुलिस एक्ट 1861 का नाफिज है. यही अदालती इंतजाम भी इस तरह ही चलाए जा रहे हैं. 100 साल दीवानी मुकदमात, यानी कि ज़मीन के मुकदमात 100 साल चलते रहते हैं और उसके बाद अदालत न्यूट्रल होते हुए कोई फैसला नहीं दे सकती. तो यकीनी तौर पर ये बहुत तलख हक़ाइक़ हैं और ये बतौर कौम इंडिया को अभी तक गुलाम रखने के लिए काफ़ी हैं. लेकिन इसमें 180 डिग्री की तब्दीली इतनी जल्दी मुमकिन भी नहीं है. ये सदियों का सफ़र है, ये दहाइयों में और सालों में तय होगा. ये आनन फानन बिल्कुल भी तय नहीं हो सकता. मज़ीद रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं. हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे. धन्यवाद. लेकिन पिछले कुछ अरसे में हम भारत में तब्दीली देख रहे हैं और इकानमी के बढ़ने के कॉन्फिडेंस की वजह से भारत की फॉरेन पॉलिसी में जो एक कॉन्फिडेंस आता जा रहा है वो पिछले
वो 1947 के बाद हमें देखने को नहीं मिल रहा था। रूस यूक्रेन जंग इसका सबसे बड़ी मिसाल है कि भारत ने जिस तरफ चाहा अपना पलड़ा उस तरफ डाल दिया, रूस की तरफ डाल दिया, और अमेरिकी और यूरोपीय पाबंदियों के बावजूद और उनके खौफ के बावजूद भारत अपनी बात पे कायम रहा। इसी तरह वीडियो में कह रहे थे कि जब हमारी इकानमी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और हमारी अवाम बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास वो वक्त होगा कि हम बतौर नेशन भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर सके कि अब हम सिर्फ वही करेंगे जिसमें हमारा मुफाद है। लेकिन जब तक भारत की इकानमी इस काबिल नहीं होती तब तक भारत को बैरूनी ताकतों के असर किसी हद तक रहना पड़ेगा। लेकिन ये असर बहुत ज़्यादा था और ये पिछले अरसे में हमें कम होता दिखाई दे रहा है। पहले भारत का टारगेट है 2025 तक अपनी इकानमी को $5 ट्रिलियन पर ले जाना, उसके बाद $10 ट्रिलियन और फिर 2050 में दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी बन जाना। ये सारे टारगेट हैं और यकीनी तौर पर जिस मुल्क की मईशत मजबूत होगी उस मुल्क का दिफा मजबूत होगा। जिस मुल्क का दिफा मजबूत होगा किसी दूसरे मुल्क में हिम्मत नहीं होगी उसके ऊपर अटैक करने की या उसको खोखला करने की, तो फिर यकीनी तौर पर एक हकीकी आज़ादी भी नसीब होगी। लेकिन ये अभी सफ़र बहुत लंबा है। अभी भी भारत के नौजवानों में बेरोज़गारी की शरह खौफनाक हद तक है और बाहर के मुल्कों में जाने में, वहाँ पर वेस्ट में काम करने में भारत के नौजवान अपनी ज़िंदगी को कामयाब मानते हैं। और भारत की जवानों की अक्सरियत अगर आज मौका मिले तो वो देर ना लगाएं वेस्ट में जाकर सेटल होने में, कनाडा अमेरिका में जाकर सेटल होने में, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत में जितनी मेहनत करने के बाद उन्हें जो मुआवजा मिलना है उससे कहीं ज़्यादा उन्हें वेस्ट में मिल जाना है। ये जो अभी दुनिया की सबसे बड़ी यूथ नेशन है इसको भी अपने मफाद का पता है। उसको पता है कि अभी ये वक्त नहीं आया कि वो अपनी सारी तवानाइयाँ भारत के लिए सर्व करके से दुनिया की एक बड़ी ताकत बना सके। और ये सच है कि अगर एक नौजवान को पढ़ाने के लिए उसकी माँ ने अपने जेवरात बेचे हैं और उसकी बाप ने दिन रात मेहनत करके अपना पेट काट के उसे पढ़ाया है, और पढ़ने के बाद भी अगर उसे चंद हज़ार की नौकरी मिलती है वो भी धक्के खा खा के, तो यकीनी तौर पर वो इस निज़ाम से भी मायूस होगा, इस मुल्क से भी मायूस होगा और वो वेस्ट की तरफ रुख करेगा। हर इंसान अपना फ़ायदा देखता है। बतौर कौम भारतीय उस वक्त ही अपना फ़ायदा देखेंगे जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि आज उनकी कौम तरक्की कर रही है। जब वो देखेंगे कि हर तरफ करप्शन है, पैसों के बगैर कोई नौकरी नहीं मिलती, रिश्वत के बगैर कोई नौकरी नहीं मिलती, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता, तो यकीनी तौर पर वो वेस्ट की तारीफ भी करेंगे और वहाँ जाकर रहना भी पसंद करेंगे। इससे फिर भारत को नुकसान होगा। लेकिन पिछले कुछ अरसे में जिस तरह डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ रहा है, करप्शन कम हो रही है, इसके साथ साथ आवाम में शऊर पैदा हो रहा है, और अब नौजवान जो जिस तेज़ी के साथ सियासत का हिस्सा बन रहे हैं उस तरह इन बड़े नेताओं के लिए भी करप्शन करना इतना आसान नहीं हो पाएगा। और ये नौजवान लीडर नौजवानों से ही पैदा होंगे और नौजवान जिसको चाहेंगे अपना लीडर चुन लेंगे। लेकिन अभी ऐसा वक्त नहीं आया। एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी फ़र्क बहुत ज़्यादा है। जब हमारे हिंदुस्तान में मुगल अजीम शान इमारतें तमीर कर रहे थे उस वक्त यूरोप में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ तमीर हो रही थी, तो फिर आज 200-300 साल बाद ये फ़र्क तो वाज़ेह दिखाई दे रहा था कि यूरोप के ज़्यादातर ममालिक का लिटरेसी रेट 95% से भी प्लस में है, और दूसरी तरफ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का लिटरेसी रेट अभी 75% से भी नीचे है, यानी कि हिंदुस्तान का। लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ से गए थे उस वक्त लिटरेसी रेट सिर्फ 12% था, आज 75% तक हो चुका है और अगले 10-20 सालों में ये तकरीबन 90+ में दाखिल हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि जिस मेयार को हासिल करने के लिए यूरोप ने सदियों का सफ़र किया हो भारत वो सफ़र चंद सालों में मुकम्मल कर ले। ये हकीकत है कि भारत को इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कि भारत दुनिया का एक मजबूत तरीन मुल्क बने, कई दहाइयों तक मुसलसल सफ़र करना पड़ेगा और हर भारतीय को अपने हिस्से के मुताबिक योगदान भी देना पड़ेगा। नेशन फर्स्ट के असूल को अपनाना पड़ेगा और अपनी तवानाइयाँ अपने मुल्क के लिए सर्व करनी पड़ेंगी, बजाय इसके कि वो दूसरे मुल्कों की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाएँ। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रखना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।